बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। कैसे हैं और सुबह कैसी गुजर रही है, क्या क्या नाश्ता किया है आज मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नाश्ता चेंज किया है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये पराठे, ये अंडे और ये जो मैं बहुत ज़्यादा घी वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ, इस दफ़ा मैंने ये सोचा है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी 30 के बाद जो है ना, इंसान को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और स्पेशली ये तेल घी की जो ज़िंदगी है ना, इससे दूर हो जाना चाहिए। तो मैंने आज तहिया किया है कि ये तेल, पराठे, घी, इससे थोड़ी सी दूरी इख्तियार करूँगी। कल क्योंकि हम सेट पे ही थे तो मैं बात कर रही थी, जब हम यहाँ पर खाना खा रहे थे मारफा कैफ़े के, जो हमारे जाहिद भाई हैं, उन्होंने जो बिरयानी बनाई थी तो हाथ रुका नहीं, तो आप लोग तो चले गए, फिर मैं यहाँ ज़मीन पे टेबल पे रख के बैठ के इधर खाती रही हूँ। ये मेरा हाल था। तो बात ये हो रही थी कि फ़िज़ा तुमने नाश्ता करके आना है, क्योंकि अगर तुम नाश्ता नहीं करती ना तुम फ़िज़ा नहीं लगती हो। तो मैंने अपने डायरेक्टर से वादा किया था, जो कि अली एन के साहब हैं, उनको मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए सुबह सुबह फ़िज़ा आपको नाश्ते के बगैर नहीं मिलेगी। तो आज मैं नाश्ता करके आई हूँ और नाश्ते में मैंने ये किया कि मेरी बेटी सुबह बहुत जल्दी उठती है, बहुत सारा नाश्ता इंटेक लेती है, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती है वो, और उसके बाद थोड़ा करके कुछ ना कुछ खाती है। वो तो कच्ची सब्जियां बहुत खाती है, वैसी इतनी मैं इंटेक नहीं ले सकती सुबह। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अंडा ऐड कर लिया है। मैं अब बॉयल एग ज़रूर लूँगी, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो, क्योंकि अंडा जो है वो फुल प्रोटीन होता है, आपकी पूरी एक डाइट होती है कंप्लीट। सारा दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं खा सकते वो एक अंडे से पूरी हो जाती है। और साथ अच्छा सा कोई फ्रेश फलों का जो ताज़ा मौसम का कोई जूस है, या फिर कोई उसको ग्राइंड करके सारा कोई आप मिक्सचर बना लें, स्मूदी बना लें, कुछ भी, तो वो मैं अपनी ज़िंदगी में लूँगी। तो मैं अपनी सेहत का ख्याल रखने लग गई हूँ। आप आज से आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा तरजीह देंगे। भाई जी, आज का शो भी हमारा बहुत अच्छा है। स्पेशल तो हर कोई कहता है, मैं कहूँगी अच्छा है, क्योंकि मुझे मेरा शो बहुत अच्छा लग रहा है। नई नवेली दुल्हन हूँ मैं शो पे और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ पूरी टीम को, सारे लोगों को। रोज़ सुबह मेरी इतनी खूबसूरत हो रही है। मैं तो ये कह रही हूँ, जो नया साल आया है, ये जो 2024 है, ये मेरा है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इतनी अच्छी वाइब्स, इतनी अच्छी एनर्जी मिल रही है। तो ये सब मुझे लगता है मुझे पहले इतनी अच्छी तरीके से नहीं मिली। मेरे खोए हुए पिछले लोग जो थे मेरी टीम के, मैं जब पहले मॉर्निंग शो करती थी, तो वो टीम मेरी मुझे वापस मिल गई है प्लेट में गिफ्ट, इस चैनल के थ्रू। तो 24 जो न्यूज़ चैनल है हमारा, इसने मुझे ये सारी चीज़ें ऐसे गिफ्ट कर दी हैं। मेरे पिछले खोए हुए लोग मुझे वापस मिल गए हैं। मैं बहुत फैमिली फील कर रही हूँ। अब बात ये करनी थी कि आज हमारे शो को मैं क्यों कह रही हूँ कि बहुत अच्छा है, इसलिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आज हमारे शो पे जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। वो मैं बताऊँगी वो क्या है। और दूसरा, आज है फरवरी 29, और 29 फरवरी क्या है, क्यों है, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि 29 फरवरी जो है 4 साल के बाद आती है। एक साल जब आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो वो 365 दिन का होता है। तो 365 के साथ कुछ अशारिया नंबर्स भी होते हैं, जैसे 22, 25, उस तरह के कुछ नंबर्स भी होते हैं। वो नंबर्स जमा होते क्योंकि वो थोड़ा दिन होता है ना, तो थोड़े जो नंबर्स हैं वो जमा होते वो पूरा एक दिन बन जाता है 4 साल के बाद। तो वो स्पेशली 29 जो है डेट बन के वो आ जाता है आपके फरवरी के महीने में। अब फरवरी के ही महीने में 29 क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि अगर जो 31 का महीना है या कोई 30 का महीना है, तो 31 के बाद हम 32 तो नहीं रख सकते, क्योंकि 32 से मुंह में दांत हो सकते हैं, मगर 32 कोई आपका डेट नहीं हो सकती, 32वां दिन नहीं हो सकता। तो सबसे शॉर्ट डेट्स इसी में होती हैं 28, तो इसलिए इसमें एक ऐड करके फरवरी के महीने में इसको 29 बना दिया जाता है, और ये आता है 4 साल के बाद। और मज़े की बात ये, मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त है, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 29 फरवरी। वो अपनी तरफ से ना एक आध दिन आगे पीछे करके बना लेती हर साल। तो मैं उसको कहती हूँ, यार बनता ही नहीं है तुम्हारा ये बर्थडे बनाना है, भी तुम धोखा देती हो, ये कोई तरीका? अब आप खुद सोचें, जो 29वीं फरवरी है वो 4 साल के बाद आती है, तो इसकी जो बर्थडे है वो भी 4 साल के बाद आएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसी तरह अगर किसी का इंतकाल हो जाता है और किसी की बरसी होती है, तो उसकी भी बरसी 29वें के दिन के हिसाब से वो फिर 4 साल के बाद उसकी बरसी मनाई जाएगी। मतलब ये इस तरह से इसको कहते हैं लीप ईयर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी, मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए और ये आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेगी। तो अब आगे हमारा जो कंटेंट है उसकी तरफ आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक ज़बरदस्त यूट्यूबर है, एक कमाल करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो
आप उनसे बात करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके के कमालात हैं उनके, क्या बंदे हैं और किस तरह की चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। हुंजा से हम उनको कॉल पे लेंगे अपने साथ, और साथ जो टॉपिक है वो बड़ा ज़रूरी है, जो जिस बात पे मैं आपको कही थी कि बहुत अच्छा शो है। टॉपिक ये है कि बांझ हजरात, मर्द हों या औरतें हों, जिनको आगे औलाद नहीं नसीब हो सकी, या कोई ऐसे ट्रेजेडीज़ हैं, या कोई उनको ऐसे इन्फेक्शंस हैं, या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको बांझ करार दे दिया गया है और उनके पास अपनी औलाद नहीं है। तो आज हम उनको ये बता सकेंगे कि क्या ऐसी वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से इंसान, मर्द या औरत, बांझ हो जाता है, या फिर बांझपन को कैसे ठीक किया जा सकता है, या किस तरह के जो क्राइसिस हैं जिस तरह से वो गुजर रहे होते हैं, ट्रॉमे से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि वो मर्द हो या औरत हो, एक इतना बड़ा ट्रॉमा होता है कि मुझे लगता है कि माशरे में आधे जो ये डिवोर्स रेट्स हैं वो इसी वजह से ज़्यादा हैं, क्योंकि मर्द में अगर ये कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शर्म या अकड़ या फिर अपनी अना की वजह से इस बात को डिस्कस नहीं करता, ना बताता है, ना मानता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और औरत बेचारी के साथ ये होता है कि औरत को ना सबसे पहले घर वाले ही इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो बांझ है, इसने तो मेरे बच्चे को जो है ना एक औलाद तक नहीं दी, उसकी सास हो, नंदे हों, तो ये सारे के सारे जो है ना मिलके उसको एक ट्रॉमा फेस में जो है भेज देते। तो मुझे लगता है ये इतना ज़रूरी टॉपिक है जिसको डिस्कस करना चाहिए और इसके इलाज को खुल के बात करनी चाहिए। तो आज हमारे शो पे सारी चीज़ें मौजूद होंगी, आप देखते रहिए हमारा शो मॉर्निंग विद फिज़ा, और लेंगे हम आपकी लाइव कॉल्स भी इस टॉपिक पे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा, और अभी हमारे पास एक ज़बरदस्त हमारे एक मेहमान हमारी कॉल पे हैं हुंजा गेनिश से, और उनका जो है ना रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है इस तरीके से तो किसी ने चैलेंज दिया कि 24 आवर्स तक आपने हुंजा में बर्फ़ानी जगह पर शर्ट नहीं पहननी और फिरते फुरते रहना है बाइकों पे, इधर उधर बर्फ़ पे, कहीं पे भी टुरते रहना है, मगर आपने शर्ट नहीं पहननी है। और ये चैलेंज था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो कैसे उन्होंने एक्सेप्ट करके क्या क्या उनको हर्डल्स आए, किस तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं, तो वो तो उन्हीं से पूछते हैं। तो आइए जी बात करते हैं हम यहाँ पर शाहिद हुसैन से। कैसे हैं शाहिद हुसैन? जी मैम कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का अरे करम है। ये पैकेज भी साथ साथ चल रहा है, इसी के साथ मैं आपसे सवाल भी करना शुरू कर देती हूँ। पहले तो ये बताएं, बाइक पे आप ये जो फिर रहे हैं, आपको हवा नहीं लग रही? सीने पे, छाती पे तो सीधी ठंड घुसती है, और तेज चला रहे हैं, तो कुछ हो नहीं रहा था? सांस आ रहा था आपको? जी मैम मुझे सर्दी तो लग रही थी, लेकिन लेकिन बस क्या? मुझे कंप्लीट करना था किसी भी हाल में। तो इस तरह फिरते टुरते तो बाइक पे चिरंजी जी के हाल हैं, बिना में। शर्ट के, आपको अम्मी ने ऐसे कहीं देखा, किसी रिश्तेदार ने देखा हो, आपको पकड़ के लगाई हो गुद्दी पे कि तू पागल तो नहीं हो गया, क्या कर रहा है, किसकी शर्त पे इस तरह से जान दे रहे? कोई लड़की ने तो नहीं शर्त दे दी थी तब शादी करूंगी, जब तुम शर्ट के बगैर जो है ना बर्फों में टुरोगे फिरोगे? इतनी तो कोई कुर्बानी किसी लड़की के चक्कर में हो सकती है? सलमान खान जो है वो शर्ट फाड़ लेता है, आप शर्ट के बगैर बर्फों में फिर रहे हो, दीवाना ना हो तो। क्या किया ये? डाटा किसी ने घर मैम में? बस हर चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बस वो जो भी मुझे चैलेंज मिलता है वो सारे एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। तो ये बस जो चैलेंज मिली वो चैलेंज है ये एक्सेप्ट क्यों नहीं खुल करना। के बता रहे, किसने दिया था? बताओ ना, हमें तो बता दो, हम वो किसी को नहीं बताते हैं, वो किसी को नहीं डूब बताते बैठे हैं। कराची का एक यूट्यूबर है, उसी ने दिया था। झूठा मत बताओ। हाँ आप वीडियो, नहीं वीडियो में आप देख लें, वहां पे डूब्स लाइफ नाम का है, वो कराची से है। तो उसकी तुमने मान ली है ना, और ये करके भी दिखा दिया। अच्छा वैसे लोकेशंस इतनी खूबसूरत है, पीछे सूरज, जैसे तुम बैठे हो ऐसे बर्फ़ पे चढ़। एडवेंचरस मूवीज़ हम लोगों ने इस तरह से देखी हैं, बड़ी सारी एडवेंचर मूवीज़ में इस तरह के सीन होते हैं, हाइकिंग के लिए चढ़ रहे लोग, पहाड़ पे जा रहे हैं, केटू के पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की हमने बड़ी। और एक बंदा जो है ना पहाड़ में ऊपर बर्फ़ानी इलाके में रह जाता है, उस पहाड़ की चोटी पे ना उतरने का कोई ज़रिया ना जाने का ज़रिया, मगर उनके पास कपड़े होते हैं, इंतज़ामात होते हैं, बैग्स होते हैं। तुम तो बिना शर्ट के, और ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? ये पानी बना रहे हो गर्म करके, बर्फ़ों को जमा करके, बर्फ़ का पानी गर्म करके पी रहे हो, आग लगाने के लिए झाड़ियाँ। जब तुमने पहली मरतबा वो झाड़ियाँ उठाई ना, मुझे लगा ये खाने लगा है।
नहीं, 24 असल घंटे। में पानी माइनस में होता है ना, तो वो बर्फ मैंने पिघला के फिर उससे पानी बना के पी लिया थोड़ा। अच्छा, तो ये गर्म पानी होता है, पता चलता है जब पीते हो गर्म का कुछ, ये इतने इस हालत में, या बिल्कुल भी नहीं पता चला होगा? पानी का तो पता ही नहीं चला होगा, मतलब इतनी ठंड है तुम्हारा तो डॉक्टर दांत निकाल दे तुम्हें पता ना चले, तुम्हें तो कोई इंजेक्शन की सुन करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब पहले पहले तो सर्दी लगती है जब मैं मतलब शॉर्ट्स पहन के या हाफ शर्ट में हाँ जब मैं निकला तो तब मुझे सर्दी लगी थी, हाँ मगर थोड़ी देर बाद और टेम्परेचर बराबर सेम हो गया ना जिसम और बाहर के, हाँ। तो तो ऐसा उसके ऐसा बाद कोई आलम हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा ठंड लगी हो एकदम से और तुमने जी मैं बिल्कुल जब मैंने रात में जो चैलेंज किया था 24 आवर्स विदाउट शर्ट वाली, हाँ। तो रात में बहुत ही सर्दी लगी थी मुझे हुई हुई। और गंदे से हुए थे सारे तो बाल सारे। सबसे पहले तो तुम्हें अपना नाक नहीं मिलता होगा ठंड से, तुम्हें लगता ही नहीं होगा तुम्हारे मुंह पे नाक भी लगा है, क्योंकि ठंड में नाक गायब हो जाती है। बिल्कुल नाक कान का बिल्कुल पता नहीं चल रही थी वो, मतलब इतनी ठंड थी, तो अच्छा। माइनस मेरा ख्याल में उस टाइम -19। तो जब ऐसे रास्ते में जा रहे थे बाइक पे शर्ट उतार के इतनी ठंड में, तो किसी ने गाली शाली निकाली कि पागल ना हो तो ओ जा? हाँ बोल रहे थे, मगर अब मैं ये चीजें इग्नोर करता हूँ और अपने काम से काम रखता हूँ। बहुत सारे लोग थे, ये पागल हो गए, ये कौन दीवाना है बाइक पे, ये वो बातें कर रहे थे, लेकिन अच्छा, मैं इग्नोर कर रहा ये था। रात को भी तुम्हें भूत सवार हुआ? तुम्हारे अंदर का जन निकल के योगा कर रहा था ये क्या था? ये तुम्हें रात को, ये क्या था? तुम योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या था ये क्यों चक्कर था? एक्सरसाइज करने से फिर मुझे लगता है शायद सर्दी कम लगती है। इतना तो मुझे पता है, मैं एक प्ले के लिए गई थी मालम जब्बा शूट करने के लिए, बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी इतनी ज़्यादा बर्फानी इलाके में। तो वहाँ पर हमारे डायरेक्टर्स हमें कहते थे जंप करो जंप करो जंप करो, तो जंप करने से ठंड कम लगती थी। अब ये जो हरकत है तुम्हारी, उचकना कूदना योगा करना है, ऐसे बैठ जाना तो छतों पे जाके, तो इससे कुछ फील होता था? कम लगती थी ठंड? योगा करो तो फील मतलब ये होता है कि मैं मतलब मुझे अपने जिस्म से मतलब जो ठंड है उसको निकालने के लिए मैं अपने दिमाग में जो सोच रहा था कि मैं मतलब विदाउट शर्ट नहीं हूँ, तो हाँ। योगा करते वक्त मैं किसी और जगह पर था, क्या मैं बिस्तर में छुपा हुआ था या कहीं पे, इधर तो में, ये सोच के मैं योगा कर मगर रहा था, इतनी लेकिन बर्फ में शर्ट ने भी क्या करना था? इधर तो शर्ट स्वेटर दो दो जुराबे इस तरह से कोई चीज़ें पहनते तो तुम्हारे कोई सर ढाकते कान ढाकते तो तुम्हारा कोई हाल ठीक होना था। इधर तो तुम, अच्छा उसने तुम्हें शर्ट उतारने को कहा था, ये नहीं कहा था कि अपनी पतलून भी नीचे से काट दो, उसको भी नेकर बना के शॉर्ट्स पहन के घूम रहे हो। इतनी क्या तुम्हें आखिर आ गई थी? नहीं, ये मैं देखो, पैंट पहनी हुई थी। टांगे भी पूरी खोलनी है, पैंट कौन सी पूरी है, काट चुके हो, निक्कर है। पता नहीं किसी को बोल चुका हूँ। इसको पैंट कह रहा है, कॉल है। शुक्र है ये भी पहन ली तुमने, वरना तो तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, किसकी सारी बातें मान लेते तुम। मगर बड़ी हिम्मत वाली बात है। हुंजा में अभी क्या हालात है, कितनी सर्दी है, कैसा मौसम है? मौसम इस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक है, और अभी मतलब ऊपर बादल के साथ मिक्स अच्छा, है सूरज। अगर मैं तुम्हें कहूँ हुंजा में अगर बारिश शुरू होने वाली है और मैं तुम्हें टास्क दूँ कि इस बारिश में जब तक ये बारिश रुकती नहीं है तुमने इसी तरह शर्ट उतार के तो फिर जो है ना खड़े हो जाना, तो हो जाओगे 24 घंटे के लिए? अब बारिश का अभी तो नहीं अभी पता 24 घंटे होगी कि नहीं होगी। जो भी अभी ये मतलब सीजन नहीं है बारिश होने वाली, अच्छा, तो काफी टाइम है। तो मेरी शर्त भी मान लोगे जो मैं कहूँगी तो? ओके मैम, बिल्कुल। इतने तुम मैं क्यों तुम्हें ऐसा टास्क दूँ बिला वजह, मेरे पर आ जाएगी कि बच्चा बीमार कर दिया, सारे घर वाले तुम्हारे मुझे पूछेंगे आपको क्या पड़ी थी इसको टास्क देने की। वो बेवकूफ़ नहीं तुम्हारा दोस्त मतलब है, उस तुम्हारे दोस्त की कोई क्लास नहीं की तुम्हारे घर वालों ने, अम्मी अब्बू ने, किसी ने बोला नहीं कि किस किस्म का दोस्त है, दुश्मन है क्या है, उठा के हमारे बच्चे को ऐसे ठंड में बिना शर्ट के टास्क दे दी है? मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं, मैं दोस्त नहीं रखता हूँ, मैं जंगलों में रहता अरे हूँ, तो कोई दोस्त, पहाड़ों में रहता मैं तो हूँ। मान रही हूँ ना कि वो दोस्त नहीं है, अगर दोस्त होता तो तुम्हें ये काम करने को तो नहीं कहता। कोई दुश्मन ही था तुम्हारा जिसने तुम्हें कहा जा ये कर ले, दोस्त तो नहीं था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हें दिमाग में लगता है ना हल्की आंच में भी, बिल्कुल भी नहीं था। अम्मी अब्बू ने क्या कहा ये बताओ, डांटा मारा?
नहीं नहीं, मतलब तब से मैं 1-2 हफ्ते में घर नहीं गया था। एक तो दो जब मैं हफ्ते गया तो फिर तो अब तो पूरी घर में दुनिया रहा को नहीं पता चल सकता। गया है कि तुम ये काम करते फिरते हो, तो फिर अब तो घर वालों को पता होगा ना कि ये काम किया है। जी मैम, अब तो पता है उनको, मतलब मुझे कुछ नहीं कहते। पहले पहले जब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करता तब हाँ, मुझे अब कुछ बहुत नहीं कहते, डांटते थे अब तो घर में। अम्मी सुबह सुबह कहती हैं बेटा जा काम पे जा, शर्ट ना पाई। अभी क्या काम करते हो, पढ़ते हो, क्या मकसद है ज़िंदगी में, क्या बनना चाहते हो? मैम बस मुझे, जब मैंने ये नीच पकड़ा है तो बस यही मुझे आगे ले जाना बस है। ये आगे तुम्हें सलमान खान तक ही लेके जाएगा, क्योंकि बिना शर्ट के उसी का वाइंड अप होता है, क्लाइमेक्स होता है हर सीन में। मगर मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। एटलीस्ट एक विजन है, कुछ करना चाहते हो, कुछ नया कर रहे हो, यू नो। अच्छा, जब बर्फ़ वाली झील में छलांग लगाई तुमने, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या हुआ, क्या सोचा? बर्फ़ वाली झील में छलांग लगा दी। मैम तब मुझे मतलब इसके बारे में इतना मालूम नहीं था, तो वैसे क्या होगा मैं कि वैसे नहीं, टेस्ट इसके कर रहा बारे में था। इतना मालूम नहीं था, ये नहीं पता था कि बर्फ़ वाली झील है। बर्फ वाली थी, मतलब अपने जिस्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या होगा अगर मैं 1-2 मिनट बैठ जाऊं। फिर मैं बैठा, मतलब थोड़ी देर बाद मुझे महसूस होने लगी कि मेरे जिस्म से जान निकल रही है। हाँ। और इधर से ऊपर जान थी, नीचे जान जब 3-4 मिनट बैठा तो मतलब टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो गई, हम्म। जिस्म और वो पानी की। फिर मुझे पता ही नहीं चल रही थी कि मैं पानी के अंदर हूँ या बाहर हूँ। अरे वाह भाई, चलो भाई, तुम्हारी ये जो यूनिक स्टाइल है, जो तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो और ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, देखते हैं आगे तुम्हारा फ्यूचर इसमें क्या चेंज लेकर आता है। मगर फिर भी कुछ नया विजन है, इसलिए हमारी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। शायद बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा जी, अब हम क्या करें, ब्रेक पे जाएं या फिर हम थोड़ी सी और बातें कर लें? ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और आज का हमारा टॉपिक है बांझ। और बांझ वो टॉपिक है, मुझे लगता है, जो बहुत ज़्यादा लोगों के घर में डिस्कस किया जाता है। क्योंकि किसी की अगर फैमिली में कोई ऐसी औरत है जिसको अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो उसको फैमिली वाले भी ना बांझ कह कह के जो है ना अपने घर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ़लानी की जो बहू है उनकी शादी हुई थी तो उनके घर में अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, हमारे देखो हमारी बहू आई है तो देखो अगले महीने हमें खुशखबरी मिल गई है, तो उनकी बहू को तो बच्चा ही नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। या फिर अपनी कोई बेटी उन्होंने कहीं ब्याही हो और उसको आगे बच्चा नहीं हो रहा, तो फिर वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो बड़ा ट्रॉमा में चले जाते हैं। पूरी फैमिली में, ये नहीं कि सिर्फ माँ या बाप जाते हैं, फैमिलीज़ भी ट्रॉमास में चली जाती हैं। उनको डिप्रेशन हो जाता है कि हमारी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा, अभी हमने शादी करके दी है, अच्छे घर में शादी करके गई है, खाते पीते घराने में गई है, और उसको जो है अभी साल हो गया, 2 साल हो गया, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो वो सारा डिप्रेशन लेके बैठ जाते हैं कहीं हमारी बेटी घर वापस ना आ जाए। एक वो पेरेंट्स का भी ट्रॉमा, घर वालों का भी, फिर उस खुद बंदे को या बंदी को जो ट्रॉमा कि भाई हमारी औलाद कोई नहीं है, फिर मियाँ बीवी ट्राई कर रहे हैं मगर उसके बावजूद ऐसा कोई उनको जो है हल नहीं दिख रहा है जिसमें उनको कोई प्रेगनेंसी की खबर मिल सके। समटाइम्स ये होता है कि मर्द जो है वो प्रेग्नेंट जो है वो उसको नहीं, उसके अंदर ऐसी चीज़ें, कमज़ोरी है कि जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मगर वो अपनी बीवी को डिस्कस नहीं कर सकता, अपने घर वालों को डिस्कस नहीं करता, ना अपने ससुराल वालों को, ना अपने माँ बाप को। तो उसकी अना जो है वो उसको इजाज़त नहीं देती कि वो अपने आप को बोले कि मेरे अंदर फॉल्ट है। तो वहाँ पर वो डिवोर्स रेट, झगड़ा घर में, और मर्द तो मैंने देखा जल्लाद बन जाता है, जानवर बन जाता है जब उसके अंदर कोई ऐसी कमज़ोरी हो या उसके अंदर कोई ऐसी बात हो। तो औरत के साथ अगर कोई ऐसा मसला आ जाए तो औरत भी चिड़चिड़ी रहती है, फ्रेंडली नहीं रहती, या डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर उसको ये जो हमारे लोगों के ताने हैं वो जीने नहीं देते। तो इन सब का हल जो है आज आपको यहाँ पर मिलेगा कि क्या बांझपन जो है उसका कोई इलाज नहीं है, या बांझपन क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है, और बांझपन को कैसे दूर किया जा सकता है। और तीसरी ये बात कि हमने माशरे को कैसे ठीक रखना है कि अगर किसी की लेट प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको इतना ट्रॉमाटाइज ना करें,
मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी 7 साल के बाद जो है, शादी के 7 साल के बाद फ़राल जो है पैदा हुई थी, और मेरी प्रेगनेंसी भी लेट हुई थी। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप किसी को ट्रॉमाटाइज़ कर दें, डिप्रेशन में ले जाएं। तो ऐसे बहुत से घर हैं, उनको आज मैं ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा ये शो ज़रूर देखें। ये शो सिर्फ आपके लिए है। लाइव कॉल्स लेंगे, जिन जिन को प्रॉब्लम है खुल के बात कीजिए, पूछिए सवाल, आपको क्या डिप्रेशन है, क्या ट्रॉमा है, और प्रेगनेंसी को लेके आप क्या सोच रहे हैं जिसकी वजह से अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, साइकियाट्रिस्ट बैठे हैं हमारे साथ। सबसे पहले है डॉक्टर अरूबा, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ हमारे यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, और हमारे साथ कॉल पे होंगी डॉक्टर आयशा मजीद, जो कि कराची से होंगी। तो थैंक यू फॉर कमिंग। ये बताइए कि नबीहा जी, इतने जो ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं लोग, इतना जो प्रेशर होता है, जैसे मैंने अभी अपने इंटरव्यू में बोला है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले फैमिली, फिर साथ वो औरत, और अगर मर्द में है इशू तो मर्द। देखिए, जब हमारे माशरे में ज़ाहिर है कि शादी एक बेसिक रिश्ता है, ये जिस पर ये कायनात बनी है, और मियाँ बीवी का रिश्ता अज़ल से अब तक चलता रहेगा। इसी तरीके से जब शादी होती है तो सबसे पहला जो फैमिली में मैटर्स होते हैं वो ये होते हैं कि बस जल्दी से जो है वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, एक खुशखबरी मिल जाए। इसको खुशखबरी के नाम से जो है वो एसोसिएट हमने कर दिया। हमारे कुछ मेंटल इश्यूज़ होते हैं अपने, जो हमने एक थॉट्स बना लिए हैं। असल में हर चीज़ डिपेंड ऑन सोच। आपकी सोच क्या है, आप कैसा सोचते हैं। आपने एक सोच बना ली है कि मेरे घर में जो नई शादी हुई है, बस 1 साल के अंदर अंदर हमें खुशखबरी मिल जानी चाहिए। और ये बच्चा जो होता है ना, वैसे ज़ाहिर है बच्चे तो हर घर की रौनक होते हैं, ये डिमांड भी होती है और अच्छी बात भी है। लेकिन अगर कहीं नहीं हो रहा तो इसमें तो अल्लाह की मर्ज़ी है, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप जो है वो 1 साल बाद, 2 साल बाद एक लड़की को जो है, अच्छा ख़ास तौर पर हमारे माशरे में ख़वातीन को प्रेशराइज़ किया जाता है कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा, जबकि ये मियाँ और बीवी दोनों के लिए जो है वो बड़ी तकलीफ़देह बात होती है कि बार बार जब किसी रिश्तेदार में बैठ रहे हैं, लोगों में बैठ रहे हैं, आप उन्हें टीज़ कर रहे हैं। ये टीज़ करने का जो अमल है, ये उनके जो एक मेंटल डिसऑर्डर है उसमें लेके चला जाता है। ये स्ट्रेस से शुरू होती बात जो है वो, इवन मैंने यहाँ तक ख़वातीन को देखा है कि वो एंजाइटी पेशेंट बन जाती हैं। वो अपने आप को जो है वो एक कमरे में बंद करना जो है वो शुरू कर देती हैं। अपने लोगों से जो है वो ताहट फ़ील होने लगती है। कोई घर में रिश्तेदार आता है तो उसके सामने जाते हुए जो है वो तकलीफ़ महसूस करती हैं। अपने घर वालों से, अपनी सास या अपनी नंदों के सामने जाते हुए जो है वो हेजिटेट होती हैं। अपने काम में अपने आप को बिज़ी रख लेती हैं, किचन में ज़्यादातर वक्त निकालना शुरू कर देती हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो बात टल जाए कि जो बार बार जो है वो घर वाले या बाहर वाले दोहरा रहे हैं कि जो है वो कोई खुशखबरी आई, कोई खुशखबरी आई। ये खुशखबरी जो है ये किसी और सेंस में भी तो हो सकती है। एक लड़की पूरा घर बार छोड़ के आपके घर पर आई है, आप उसको मेंटली सेटिस्फाइड रखो, आप उसको इजी रखो, आप उसके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करने वाले बने, ना कि आप उसके लिए प्रेशराइज करो कि आपने जो है वो ये काम होना चाहिए। इसी काम के लिए शादी नहीं होती। लेनी पड़ेगी डॉक्टर नबीहा, हम वापस आते हैं, इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, हम कॉल्स भी लेंगे और हम आपके सवालात भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और आज हमारा टॉपिक है बांझ के ऊपर। तो हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इसकी क्या वजूहात होती है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, कौन से ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं या क्या ये इसको लोग डिज़ीज़ समझना शुरू आते हैं। इज़ इट लाइक दैट? डॉक्टर अरूबा आप बताइएगा। जी, ये जो आपने टॉपिक, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सही कह रहे हैं कि एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसके इस टर्म की वजह से ही वो एक औरत इतने डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है, कॉलिंग हर बांझ या कुछ ऐसा। एक्चुअली मेडिकली तो अब ये सारी टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो गई है। वी डोंट कॉल एनीवन इनफर्टाइल, या हम उसको भी यूज़ सब फर्टिलिटी, या समबडी जिसकी औलाद नहीं हो रही। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ वैसे भी अब दुनिया से ख़त्म हो रही हैं ताकि ये डिप्रेशन और ये चीज़ें कम से कम हो सके। दूसरा ये कि यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब एक लड़की की शादी होती है और उसके ऊपर जिस तरह प्रेशर शुरू हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो मेडिकली अगर आप मेरे से पूछें तो बाय डेफिनेशन सब फर्टिलिटी में जब तक 1 साल तक तो देयर इज़ नो रीज़न कि उसको किसी को कुछ कहे। इफ़ ए कपल इज़ लिविंग टुगेदर, अगर मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं और अपेरेंटली कोई कॉज नहीं है, फ़ीमेल की एज 35 ईयर से कम है,
तो फिर उनसे पूछना भी या उनसे उनकी कोई इन्वेस्टिगेशंस कराना या उन्हें किसी डॉक्टर के पास फ़ौरन जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो एविडेंस है वो कहता है कि 80% से ज़्यादा कपल्स एक साल में ख़ुद ही कंसीव कर जाते हैं। 80% बहुत बड़ा फिगर है। मतलब हमारे मुल्क में कहा जाता है 3 मंथ्स के बाद ही। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स मैक्सिमम 6 मंथ्स के बाद आते हैं। यंग कपल्स होते हैं इन 20s में, अर्ली 30s में, कि बट कोई अपेरेंटली रीज़न नहीं है। वैसे मर्द और औरत की जो प्रेग्नेंट ना होने वाली जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी क्या वजूहात होती है बांझ होने? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहूँगी। जैसे आपने शुरू में बताया है कि मेल्स अपनी इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराना चाह रहे होते, तो अगर आप ओवरऑल कॉजेज़ देखें तो मेल सब फर्टिलिटी का सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है। सो वो जिसे कहते हैं ना कि ताली, मुझे लगता है इसका मैं जवाब लूँगी। मैं आपको दोबारा सवाल छोड़ती हूँ ज़रूर, ताकि लोग भी सुन लें कि मर्द और औरत के बीच में ये जो बांझपन है इसकी क्या वजूहात होती हैं। इसके टोटल पॉइंट्स आज हमने सही वाले बताने ताकि लोग तरीके से जान सके। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आप देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे प्रोग्राम में एक और मेहमान है, उनको भी शामिल करते हैं। डॉक्टर आयशा मजीद हेमाटोलॉजिस्ट हैं, तो कॉल पे भी है हमारे साथ। जी कैसी हैं आयशा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फिजा, आप कैसी हैं? मैं ठीक एंड ठाक। थैंक यू फॉर हैविंग। अच्छा जी जी, नहीं आप बल्कि हमारे साथ शामिल हुए प्रोग्राम में, आपका शुक्रिया। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक चल रहा है बांझ जो लोग हैं तो उनको क्या ट्रॉमा होता है, किस वजह से होता है, क्या वजूहात होती हैं। तो आप हमारे साथ शामिल रहिएगा। पहले हम क्योंकि सवाल कर चुके थे डॉक्टर अरूबा से, तो उनसे पहले जवाब लेंगे कि क्या वजूहात होती हैं। आप जवाब दे रही थी कि कौन कौन से ऐसे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी नहीं होती। जी, ये औलाद का ना होना में जो सबसे कॉमन है ओवरऑल, उसमें मेल सब फर्टिलिटी का इंसिडेंस सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद एक कॉज आती है जिसको साइंस ने टर्म दिया अनएक्सप्लेन्ड सब फर्टिलिटी, यानी कि मेल की भी सारी रिपोर्टें ठीक होती हैं और फीमेल की भी, बट उसके बावजूद उनका औलाद नहीं हो रही होती। इसका ये मतलब नहीं है कि वजह कोई नहीं है, डेफिनेटली वजह होती है, लेकिन प्रॉबेबली अभी तक कोई ऐसा टेस्ट या साइंस शायद उस जगह तक नहीं पहुंची कि वो वजह पता लग सके। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जाके फ़ीमेल कॉजेज़ आती हैं, जिसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, ओव्यूलेशन यानी एग का रिलीज़ सही टाइम पे और ठीक क्वालिटी का ना होना, और फिर कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ जिसके अंदर ट्यूबें बंद होना या फाइब्रोइड्स या कोई सिस्ट्स वगैरह। सो आप ये नोट करें कि जो फीमेल सब फर्टिलिटी है वो बहुत नीचे जाकर है, और जो मेन कॉजेज़ हैं उसकी तरफ मोस्टली लोग ध्यान नहीं दे रहे होते। जैसे मैं आपको शायद ब्रेक में भी बता रही थी कि पेशेंट्स आते हैं तो वो फ़ीमेल आई होती हैं और साथ सास और बहू आए होते हैं, और मेल जो है हस्बैंड वो कई दफ़ा नहीं आए होते हैं, एंड ही इज़ मोस्टली नॉट विलिंग कि वो कोई टेस्ट कराएं अपना। और वो जिस तरह कहते हैं ना कि ताली दो हाथों से बजती है, आप एक हाथ को जितना भी लेके चलें वो फिर गलत भी हो जाता है। इनफैक्ट सिर्फ फीमेल को लेके ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं की जा सकती जब तक मेल के सारे टेस्ट ना हो जाएं। तो मतलब जब औरत को आप लोग बुलाते हैं टेस्ट के लिए, चीज़ों के लिए, तो फिर आपने मर्द को भी साथ बुलाना है। Exactly. उसका हस्बैंड का होना ज़रूरी है, उसके भी टेस्ट होने बिल्कुल, हस्बैंड अच्छा। के टेस्ट ज़रूरी हैं, साथ फीमेल का टेस्ट, और थर्ड नंबर पे एक इंटरवेंशन अगर या कोई ऐसा टेस्ट जैसे ट्यूबें चेक करना जिसके लिए लेप्रोस्कोपी या कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, वो फिर थर्ड नंबर पे आता है। अच्छा जी, क्योंकि ये ना हो कि फ़ीमेल के सारे हम टेस्ट कर लें, यहाँ तक कि कोई ख़ास किस्म के टेस्ट जिसमें हो सकता है कैमरा डाल के देखना हो या बॉडी पे कोई तकलीफ़ दे के वो टेस्ट करना हो, वो हम करते रहे, उन्हें दवाइयाँ देते रहे और बाद में पता चले कि ट्रीटमेंट तो मेल को चाहिए थी। अच्छा डॉक्टर आयशा, आप ये बताइएगा कि कितने अरसे के बाद डॉक्टर से रुजू करना चाहिए अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही शादी के बाद? देखिए, अगर शादी के बाद कपल बिल्कुल हेल्दी हैं और दोनों ही अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं फॉर अबाउट 2 इयर्स, 2 साल तक अगर वो लोग कोई प्रिकॉशन यूज़ नहीं करते, कंट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते, और फिर भी अगर वो कंसीव नहीं कर पाते, तो फिर उन दोनों कपल को, मर्द और औरत दोनों को एक साथ डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि पता चल सके कि वजह क्या है कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो आप कहती हैं कि फिर मतलब साल 2 साल के बाद?
जी जी बिल्कुल, 2 साल तो रिकमेंडेड है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कल्चर हमारा ऐसा है कि वलीमे के अगले दिन ही लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि जी बताएं बताएं क्या है, और बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 2 साल जो है वो कम से कम वो ठीक। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, उसके बाद अगर नहीं हो रहा कंसेप्शन और अदरवाइज हेल्दी हैं दोनों मेल और फीमेल, तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में लेकिन कॉल्स आ रही हैं, मगर कुछ मर्द हजरात जो हैं वो शर्मा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो लोग मतलब डॉक्टर से पूछ सकते हैं, किसी से मशवरा ले सकते हैं, कोई माहिर इंसान से। इस तरह से अगर आपने कोई किसी डॉक्टर से रुजू कर लिया, पूछ लिया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं और आपकी मदद करना जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी डॉक्टर उर्वा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि ये एक सेकंड कॉल ले लेते हैं। याया जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसा लगा आज का टॉपिक आपको हमारा? बहुत टॉपिक पे मैं जरूर बात करूंगा। पहले तो मैं आपने स्टार्टर लिया था, भाई देखें फिजा, आप अपना सेहत का बिल्कुल आप अच्छा बैठ के नाश्ता करें, अंडे शंडे खाएं, तो प्रोग्राम चलेगा, फिर ऐड चलेगी, तभी तो आपकी बिजनेस चलेगा ना। बहुत जरूरी है, हम लोग भी इसी तरह एनर्जेटिक रहेंगे जब आप एनर्जेटिक रहेंगे तो। अच्छा ठीक है, आज मैंने किया है नाश्ता, मैंने आपको बताया, मैंने अंडा भी और जूस भी पिया है, और अभी कोई मेरे पास यहाँ पर देख ले चाय कॉफ़ी नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए बाकी हमारे यहाँ कुछ सब्जेक्ट है, टैबू सब्जेक्ट है, अच्छा। वी हैव टू एड्रेस। अच्छा किया गया आपने प्रोग्राम किया, बट लेकिन मार्शल में एक चीज लोगों का अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना। मेरा दो सवाल है। एक सवाल मेरा ये है कि देखिए अक्सर जो इनफर्टिलिटी का जो ब्लेम है ना वो औरतों को दिया जाता है मोस्टली, तो ये नहीं, क्या बेहतर नहीं कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का टेस्ट ही कराने, खुद ही चेक कर लें कि पहले क्या प्रॉब्लम है, ताकि आगे जाके उनको मसाइल क्लियर हो। ये जैसे हम थैलेसीमिया का टेस्ट कराते हैं, क्यों घबराते हैं? अगर शादी से पहले हो जाए तो एक आने वाली जिंदगी के लिए मतलब एक तबाही की तरफ नहीं चलाया जाएगा आदमी, तो पहले ये भी एक मेरी टेंशन होना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मोस्टली आप जो आपके दोनों मेहमानों से कि जो इनफर्टिलिटी रेशियो है हमारे यहाँ मर्दों में ज्यादा होता है या औरतों में ज्यादा होता है? ये मेरा गुड। मगर पहले सवाल का ज़रा मुझे सवाल दोबारा आपके सामने रखते हुए, दोनों के सामने, बल्कि अजीब सा लग रहा है ये भी कि भाई कोई रिश्ता लेकर आया है सपोज़, ठीक है, घर पे, और बहू पसंद आ गई है। अब वो क्या उसके माँ बाप को ये बोलते हुए अच्छे लगेंगे कि आप ना अपनी बेटी का टेस्ट करवा लें कि ये हमें हमारे बेटे को बच्चा दे सकती है या नहीं। अगरचे तो नहीं है, ये बांझ है, तो फिर हमारी तरफ से ना है। अगर टेस्ट क्लियर होगा तो फिर ही हम अपने बेटे से जो है, हमारे अपने लखते जिगर जो है, उसके साथ इसको फिर ब्याह के ले जाएंगे। अब देखिए ये बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगता। अब ये टेस्ट होंगे तो सही, कोई एक आध कोई ऐसा टेस्ट तो होगा, कोई हार्मोनल टेस्ट, कोई चीज़ जिससे थोड़ा बहुत साइंसी जो है पता कर सकती होगी कि भाई औरत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसको मैं स्ट्रांगली निगेट करूँगी, क्योंकि देखिए हम एज डॉक्टर्स हम एविडेंस पे बात करते हैं, दुनिया भर की स्टडीज़ पे बात करते हैं। सब फर्टिलिटी इटसेल्फ अगर आप एक फैक्टर देखें तो ये इसके पीछे ये ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसके पीछे आप बिल्कुल इसकी बेस पे आप शादी करें, क्योंकि क्या पता फीमेल के सारे टेस्ट भी ठीक आएँ और मेल के भी ठीक आएँ, लेकिन कहीं फर्टिलाइजेशन के लेवल पे या कहीं माइक्रोस्कोपिक ऐसे लेवल पे मसला है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो फिर उन टेस्टों का तो फ़ायदा ना हुआ। तो इस बात को बेस बना के सेकेंडली मेडिकली जितनी भी स्टडीज़ हैं उसमें क्लिनिकल पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अर्ली टेस्ट कराने हैं नहीं कराने। जैसे अभी डॉक्टर आयशा ने कहा कि इवन अगर आप 2 साल तक भी टेस्ट ना कराएं तो भी आपका ठीक है, विच इज़ द राइट थिंग कि 2 साल शादी के बाद भी, क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा 1 साल में तो 80% वैसे ही कंसीव कर जाते हैं, मोर देन 90% 2 साल में कंसीव कर जाते हैं, तो टेस्ट की ज़रूरत ऐसा पड़ती नहीं है। और अगर क्लिनिकली ठीक है, जैसे फीमेल की एज 36 से कम है, उसका पहले कोई सर्जरी नहीं हुई हुई, पहले कोई सिस्ट्स का मसला नहीं है, सिमिलरली हस्बैंड में या मेल में कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है, तो फिर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जब देखी जाती है तो पता चलता है कि औरत के जो है उसमें सिस्ट आप सही कह रहे हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोर देन 95% ट्रीटेबल है। मर्द की कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती? हस्बैंड के बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स में तो मोर देन 95% आर ट्रीटेबल,
मेल के अंदर एक फैक्टर होता है, अगेन उस स्पेसिफिक चीज़ का इंसिडेंस बहुत लो है, जिसे एजोस्पर्मिक कहते हैं, यानी कि बिल्कुल एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स के, यानी कि जिसे कहते हैं कि जरासीम का होना ही नहीं, दैट इज यस, स्पर्म काउंट नील होना, लो होने का भी ट्रीटमेंट है। अच्छा, उसकी जी, ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट बिल्कुल है, बिल्कुल नील होना डिस्पाइट आफ्टर बायोप्सीज एंड एक्सट्रैक्शंस। अगर वो नील हो तो फिर वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें डिक्लेयर किया जाता है कि प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल, राइट? ये उसमें ये इम्पॉसिबल का भी आ जाता है? यस, ऑब्वियसली देयर इज अ पॉइंट, सिमिलरली फीमेल में भी देयर इज अ पॉइंट कि जिसमें ओवेरियन फेलियर हो चुका हो। अच्छा, तो एक पॉइंट होता है, बट वही बात है कि वो बहुत कम चांस होता है, उसमें बहुत सारे और ये फैक्टर्स क्यों होते हैं। वजूहात ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से ये पॉइंट आ जाता है कि नहीं बिल्कुल नील है, या स्पर्म काउंट जो है वो बहुत लो है जी, मर्दों में? मर्दों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बचपन से कई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, जिसमें मम्स की हिस्ट्री होना, या मर्द के अंदर कोई सर्जरी की हिस्ट्री होना, वेरिकोसिटीज़ या वेरिकोसील होना। सेकेंडली ये कि कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स भी होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर आप कंटिन्यूसली 24 घंटे जो मजदूर होते हैं उनका केमिकल एक्सपोजर होता है, उनका अल्टीमेटली इन सब रीजंस की वजह से। एक कॉल शामिल करते हैं, शाहिद हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, मुल्तान से। शाहिद ऊंचा बोलिएगा ज़रा। जी जी, कैसे हैं शाहिद? बात कर रहा हूँ जी, क्या कहेंगे? ये बात ये है कि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल पैदा हुआ है, अब 4 साल हो गए हैं। 4 साल बच्चा पैदा नहीं है। अमल होता है वो 1 महीने 2 महीने ठहरता है, फिर ज़ाया हो जाता है। ओह, नहीं, इसमें ये बात तो क्लियर है कि इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉल पे रहिएगा, आप देखें आपको जवाब मिल रहा है यहाँ पे। इसमें ये बात तो डॉक्टर साहब क्लियर हो जाती है ना कि जो भाई हैं उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, या उनको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमल तो ठहरता है मगर वो ठहर नहीं पाता। इस केस को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का नाम दिया जाता है, यानी हमल हो रहा है, इसमें फीमेल का भी ठीक है और मेल का भी ठीक है। एक दफ़ा एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए ब्लड का बीटा HCG, अच्छा, इसका मतलब ये है कि सब फर्टिलिटी वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई। ठीक है। अब ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का केस बन गया, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर जेनेटिक इश्यूज़ हैं, उसके अलावा कुछ हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं फीमेल्स के, शुरू के जो ट्राइमेस्टर में लॉस हो जाता है, और फिर कुछ यूट्रस के अपने मसले भी होते हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर पर्दा होना या कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होना। ये कितनी बार ऐसे हो चुका है शाहिद साहब? ये तकरीबन 4 से 5 मरतबा हो चुका है। 4 से 5 मरतबा जी, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही डिप्रेसिंग बात होती है, लेकिन इसको अगर आप एक तो हमल होने से पहले ही डॉक्टर से रुजू करें, ताकि उस चीज़ को शुरू से पकड़ा जा सके। शाहिद साहब, उनकी सेहत कैसी है? वैसे सेहत कैसी है? कमज़ोर हैं या फिर आप पूछ सकती हैं? नॉर्मल है। नॉर्मल है। खाती पीती भी ठीक है? जी, खाती पीती ठीक है, कमज़ोर तो नहीं है ना? नहीं कमजोर नहीं जी, और ये कज़न मैरिज तो नहीं है आपकी कज़न मैरिज तो नहीं है? कमजोर नहीं है, खाती सही है। शाहिद साहब, कज़न मैरिज तो नहीं है आपकी? जी, कज़न मैरिज तो नहीं है, मतलब आपकी कज़न के साथ तो खाला शादी की नहीं है? बेटी या फुप्पो या मामू आपस में कज़न मैरिज तो नहीं है? वाइफ और आप कज़न्स तो नहीं है? नहीं रिश्तेदार भी नहीं है, रिश्तेदारों में शादी नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लिनिकली देखने की ज़रूरत होती है कि हार्मोन्स का मसला तो नहीं है, और लेकिन इसमें ये भी ट्रीटेबल होता है, और इसके अंदर हमल होने से पहले ही कुछ मेडिसिन्स अगर स्टार्ट कर दी जाएं, ताकि जब प्रेगनेंसी हो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंस्टेड के देर से शुरू हो। डॉक्टर आयशा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, ब्रेक लेनी है, हमें जल्दी बता दीजिएगा। जी, इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात हेमेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ होती है जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है, जो हमारे नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ये जेनेटिकली जो है वो कम हो जाते हैं, जिसमें एक कंडीशन एक्वायर्ड है जिसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम कहते हैं। कुछ चीज़ें जिस्म के अंदर आप समझ लें इसको, इस तरह के ऐसे प्रोटीन शामिल हो जाते हैं जो कि हमल को होने नहीं देते। उसका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें फिर एंटीकोगुलेंट देकर और जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, और फिर ऐसे बहुत सारे केसेस असल में अनफॉर्चुनेटली अंडर रिपोर्टेड हैं। मुझे लग रहा है शायद इनकी वाइफ को इस तरह का कोई इशू हो, या फिर हमारे नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने जैसे हमारे बॉडी में खून को जमाने की भी एक सलाहियत दी है, और एक्स्ट्रा
खून जम ना सके उसे रोकने की भी एक सलाहियत दी है। अच्छा। तो ये सारे मैकेनिज्म एक साथ काम करते हैं। तो बाज़ औक़ात वो ऐसी चीजें हैं जिसमें नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स की जेनेटिकली कमी हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर भी जो खून एक्सेसिवली जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। खून जमने की वजह से कभी कभार प्रेगनेंसी होती है, तो वो प्रेगनेंसी को जो रिक्वायर्ड ब्लड चाहिए, आप इसको लेमैन टर्मिनोलॉजी में समझ लें कि रिक्वायर्ड ब्लड चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा होता, उसके नतीजे में प्रेगनेंसी जो है वो डिस्कार्ड हो जाती है। ठीक है और डॉक्टर आयशा, उसमें भी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पर बिहा से हम ये पूछेंगे कि क्या डिप्रेशन, टेंशन, ट्रॉमा जो हम बहुत ज़्यादा तारी कर लेते हैं अपने ऊपर कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, क्या पता उसकी वजह से ये प्रेगनेंसी ना टिकती हो। ब्रेक के बाद पता चलेगा। आप देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारा टॉपिक है आज का बांझ का, जिसके ऊपर हम सवालात कॉल्स भी ले रहे हैं और हमारे साथ सारे डॉक्टर्स। और स्पेशली एक सवाल मैंने यहाँ पर अभी ब्रेक से पहले पूछा था डॉक्टर नबिया जी से कि आप बताइए कि ये जो ट्रॉमा है, जो डिप्रेशन है और ये जो ताने हर वक्त के मिल रहे होते हैं औरत को या मर्द को, क्या ये भी वजूहात बनती है प्रेग्नेंट ना होने की? फ़िज़ा, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि देखें जब एक इंसान डिप्रेशन में है तो वो अपने काम को सही तरीके से तो सर अंजाम नहीं दे सकता, अपनी लाइफस्टाइल उसका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वो सारा दिन जब लोगों के ताने और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जब एक औरत बर्दाश्त करेगी, या एक मर्द को भी ज़ाहिर है सुननी पड़ेंगी। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि मर्द ज़ाहिर है ज़्यादातर खामोशी इख्तियार करते हैं, इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाते हैं। ख़वातीन कहीं बोल पड़ती हैं, कहीं वो अपने बर्दाश्त करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने आप को बिज़ी कर लेती हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था, तो ख़वातीन के लिए ये ज़्यादा क्रिटिकल होता है, सिचुएशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है उस वक्त जिस वक्त वो जिस घर में रहती हैं वहीं पर हर किसी की नज़र और ज़ुबान इस चीज़ का ताक़ुब कर रही है कि ये जब यहाँ से गुजरेगी तो हम इससे पूछेंगे। तो शादी के 1 महीने के बाद ही शुरू हो जाते हैं। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें, अगर किसी की शादी हो गई है उसको आज़ाद छोड़ दें। वो बच्चा जो है ये अल्लाह की तरफ से है। आपको पता है कि ज़िंदगी, मौत, शादी, ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से होती हैं। आपका किसके साथ जो है वो निकाह जुड़ा हुआ है, आपने कब इस दुनिया से जाना है, कब आना है, बच्चे ने कब इस दुनिया में आना है, ये सब चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। आपकी दोस्तें भी शुरू होती हैं, बेबी का क्या प्लान है? हाँ, क्या शादी हुई है अभी, बेबी का क्या प्लान नहीं है? होना मतलब क्या प्लान क्या होता है? प्लान तो ऊपर वाले का होता है। प्लान तो ऊपर वाले के हाथ में, बंदे के हाथ में नहीं होता। हाँ, जैसे डॉक्टर साहबा भी बता रही थी कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डिप्रेशन लेवल हम जो है वो इसमें कंसीडर करते हैं। अब देखिए, स्वे डिप्रेशन अगर हो जाए तो बच्चा जो है वो कंसीव करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। स्वे डिप्रेशन में अगर औरत चली जाए या मर्द चला जाए, क्योंकि मर्द भी जब बाहर लोगों में उठते बैठते हैं उनसे भी उनके दोस्त जो है वो अहबाब ये सवाल करते हैं, लेकिन उनके सवाल करने का अंदाज़ कुछ और होता है, औरतों के सवाल करने का अंदाज़ कुछ और होता है। बाकायदा तौर पे बड़े प्यार से पास बिठा के, कपड़े दे के, चीज़ें दे के, हाथ पाँव दे के, तुम अच्छी खासी खूबसूरत हो, अच्छी खासी सुगड़ हो, सब कुछ है तो बेटा डॉक्टर को चेक करवा लो। अब उन्हें ये नहीं पता कि हो सकता है, देखें लड़का और लड़की दोनों को डॉक्टर को चेक करवाना है अगर 2 साल बाद ये चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन उसके लिए डाइट की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपको कोई सवाल मुझे लगता है किसी ने देना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है? मिसेस आसिफ बात कर रहे हैं जी, क्या कहेंगी आप? हमारा ये इशू है कि कजन मैरिज है हमारी, और एक हमारा बेबी है, 2 हमारे मिसकैरेज हो गए हैं। अच्छा। उसके और वो मतलब कंसीव हो जाता है और रहता नहीं ना। अच्छा। तो अब फिर दोबारा हुआ नहीं। एक बेबी है आपका? जी जी, माशाल्लाह है। माशाल्लाह। 5 ईयर का। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपने कुछ पूछना है, इनसे सवाल करना है तो डॉक्टर जी यही पूछना है कि बाकी सब कुछ हमारा सही है, इंटरनल निज़ाम। जी ठीक है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि जब कंसीव हमने कर लिया, एक बेबी भी हो गया, तो ये डॉक्टर अरूबा के सवाल का जवाब दीजिएगा। जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? जी, इसके अंदर भी यही है कि कंसीव हो रहा है लेकिन प्रेगनेंसी लॉस हो रही है, तो इसमें भी वही फैक्टर्स आएंगे। अगर आप इसमें बेशक कज़न मैरिज भी है, अगर कोई जेनेटिक एलिमेंट भी आए तो उसमें बिकॉज माशाल्लाह एक बेबी भी है, और वैसे भी अगर किसी में कज़न मैरिज भी हो और खुदा न खास्ता जेनेटिक कॉज की वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है
तो वो उसका ये मतलब नहीं होता कि हर दफ़ा ही जेनेटिक की वजह से वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होगी। तो उसमें मेन तो यही ट्रीटमेंट होता है कि आप कंसीव करें और फिर वो इंशाल्लाह ठीक भी चल पड़ता है, एक्सेप्ट कि जेनेटिकली सिलेक्टेड बेबी, लेकिन उस पर भी कोई इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं किया जाता, तो उसमें नेचुरल कंसेप्शन से ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके देखा जाता है। दूसरा वही जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा था, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के टेस्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी जब ना हो उस वक्त उसका वर्कअप कराया जाता है, और अगर वैसा कुछ आए तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपको एंटीकोएगुलेंट्स यानी खून पतला करने के कुछ इंजेक्शन शुरू से ही दिए जाते हैं, जिससे कि फिर प्रेगनेंसी ग्रो भी करती है, और मोर देन 90% ही उस चीज़ का ट्रीटमेंट है। अच्छा, एज भी तो फैक्टर होती है ना, इसका भी तो होता है। बिल्कुल, ये कितना इम्पॉर्टेंट आपने बात की फ़िज़ा, एज का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, क्योंकि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आफ्टर 40। अगर फीमेल की एज 40 से ऊपर हो गई है तो जेनेटिक कॉजेज़ वैसे ही बढ़ जाते हैं। अब जैसे मेरी अम्मी थी, बहुत छोटी उम्र की थी, 8 बच्चे हैं उनके, ठीक है, तो 8 बच्चे उन्होंने दिए, कभी इस तरह के तो ख्वाब में कोई बातें भी नहीं होती थी, उस ज़माने में तो कोई ऐसी तकलीफ़ें भी नहीं होती थी। अब ये लेट मैरिजेस की वजह से भी तो होता होगा ना, लेट मैरिजेस, फिर लेट कंसेप्शन भी, फीमेल का एज। मगर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि लेट मैरिजेस की वजह से क्या क्या इश्यूज़ होते हैं और क्यों होते हैं, और क्या प्रेगनेंसी फिर बिल्कुल भी नहीं होती अगर इतना लेट लोग जब शादी का ख्याल लेकर आते हैं दिमाग में। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हमारा आज का टॉपिक है बांझ के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉल है मिसेस शमशेर टोबाटेक सिंह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हो? ग्रेट, कैसी हैं आप? क्या मसला है, बताइए बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मसला ये है कि मेरी ना शादी 24 साल हो गए हैं, तो मेरे एक बेटा है जी, तो माशाल्लाह। आउट ऑफ फैमिली मेरी शादी है। तो हस्बैंड जो है थोड़ा यानी कि थोड़ा एज में मेरे से बड़े थे। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि एक तो एज का मसला जो होता है, बीवी छोटी हो या शौहर बड़े होते हैं तो उनका भी कोई प्रॉब्लम होता है। मेरी तकरीबन माहवारी जो है ना वो काफ़ी टाइम से, यानी कि मैं 27-28 साल की थी तब से मेरी माहवारी जो है ना वो खराब होना शुरू हो गई। आजकल आपको पता है कि शौहर हजरात जो हैं वो थोड़ा सा शौकीन होते हैं, इधर उधर मुँह मारी में थोड़ा मुझे इन्फेक्शन भी हो, मैं इलाज करती रही और मैंने काफ़ी जगहों से इलाज करवाया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ख़राब होती चली गई। तो बस मेडिसिन भी जैसे डॉक्टर हजरात देते रहे मैं लेती रही। तो अब जो है ना तकरीबन मेरी एज 37 साल हो गई, तो शौहर जो है वो भी अब वीकनेस हो रही है मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो माहवारी वाला मसला मेरा कहीं से भी हल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो आता था यानी कि मेडिसिन से जो आते थे तो वो भी माहवारी का मसला अब ख़त्म हो रहा है। तो बहुत जल्दी मेरी वीकनेस ऐसे कि बाल झड़ गए, चेहरा इतना कमज़ोर होता चला जैसे बिल्कुल 80 साल की बूढ़ी लड़की होती है। तो ऐसी अब एज भी इतनी, यानी कि कहते हैं लोग कि इतनी एज तो नहीं है, लेकिन आपका ना चेहरे से बहुत ज़्यादा एज लग रही है। अच्छा, तो पहले इससे पहले कि आपसे डॉक्टर सवाल, मिसेस शमशेर से पहले कि डॉक्टर आपसे सवाल करें, मगर मुझे एक चीज़ और लग रही थी, मैं डॉक्टर नबिहा को भी आपके साथ आप कॉल पे रहें, शामिल करूँगी। डॉक्टर नबिहा, मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा वही वाली बात जब हम कह रहे थे कि टेंशन डिप्रेशन ले लेती हैं औरतें, तो जैसे उन्होंने अभी अपनी एक शिकायत बोली भी है कि मर्द हजरात जो है इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देते हैं, तो ये वजह भी तो होती है, देखें ना औरत के साथ। अब औरत ये टेंशन में अपनी एज फ़ौरन बढ़ा लेती है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं, जब आप इस तरह के दिमाग में ट्रॉमास लेंगे तो सबसे पहले आपको डिप्रेशन जो आपको एज दिखाना शुरू कर देता है आपकी वक्त से पहले। बिल्कुल, तो वो वक्त से पहले, जबकि उनके मियाँ उनसे उम्र में भी बहुत बड़े, मगर वो ये कह रही हैं कि मैं बहुत बड़ी दिखना शुरू हो गई हूँ, तो क्या कहेंगे आप पहले? अच्छा देखिए, एज का फैक्टर लाजमी होता है, डॉक्टर्स भी इस चीज़ को जो है वो मानते हैं, लेकिन आपने ये वाली बातें भी सुनी होंगी कि 75 ईयर्स ओल्ड, हाँ 75 ईयर्स ओल्ड जो आंटियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो है वो ख़वातीन हैं, उनके घर भी बच्चा पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स किया हुआ है। मुझे आप ये बताइएगा डिप्रेशन लेवल आपका कैसे रिलैक्स करें, ये तो बहुत नामुमकिन है। ये तो मैं अब इनसे पूछती हूँ ना कि ये इस हवाले से जो इन्होंने जो डिप्रेशन लिया है उसका लेवल क्या है, किस तरीके से महसूस करती हैं? अगर आपके हस्बैंड जो है वो आपको प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, नहीं दे पाते, आप लोगों का क्वालिटी टाइम क्या है, और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन आपकी जो है वो कितनी है? मुझे इस हवाले से बताइएगा। मिसेस शमशेर बताइएगा।
अभी वो कॉल से चली गई कॉल से वरना चली ये गई हैं, सवाल ठीक है। अच्छा खैर, देखिए ये मगर बहुत चीज़ काउंट करती है कि मियाँ बीवी के अंदर इंट्रैक्शन कितनी है। देखें अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि मियाँ को बीवी के साथ या बीवी को मियाँ के साथ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पसंद नहीं होती हैं। मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आपको खुल के डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि जब मियाँ बीवी का क्वालिटी टाइम होता है उससे पहले आपको साफ़ सुथरे रहना, खुशबू लगाना, अपने आप को जो है वो नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर औक़ात ख़वातीन इस चीज़ का ध्यान नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन लेवल जो है वो आपका माइंड लेवल जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। बाहर की ख़वातीन, आपने कभी सोचा है कि मर्द बाहर क्यों जाते हैं? मर्द बाहर इसलिए जाते हैं कि आपने अपने आप को सजाना संवारना वो अपनी एज के हिसाब से जो है वो कम कर दिया। वो जो शादी के पहले पहले दिन होते हैं उस वक्त जो आप सजती संवरती हैं, अपने शौहर को टाइम देती हैं, वो एक आपका कॉल और माइंड है, रिलैक्स नसरीन होता अख्तर है है। मुल्तान से, जी। उनको भी कॉल पे शामिल करते। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम फिजा आपकी। वालेकुम अस्सलाम। जी नसरीन क्या कहेंगी? मैं फिजा आपकी, मैं बड़ी परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, लेकिन अब सारी मैरिड की आ रही है, मैं अनमैरिड हूँ, मेरी उम्र 30 है और मैं स्टूडेंट थी, पहले स्कूल पढ़ा, फिर मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। तो माशाल्लाह। फिर अब शादी का टाइम था तो बड़े भाई की डेथ हो गई, फिर अब्बू की हो गई, अम्मी की हो गई। अचानक 1 साल के अंदर अंदर 3 डेथें हो गई हैं, तो फिर वो टेंशन भी है। और फिर दुनिया जहाँ भी निकलो वहीं शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, फिर ये टेंशन। और फिर आपकी बहुत मसले मसाइल, टेंशन मैं बहुत लेती हूँ, क्योंकि हम घर के मेन 3 अफराद और इतने प्यारे अफराद वो चले गए। फिर ऊपर से शादी की मेरी फुल तैयारी थी, मेरा सारा सामान भाई ने तैयार किया हुआ था, तो फिर वो भी टेंशन। अब मेरा ना दूसरी डेट है, तो मुझे मेंसेस का मसला बन रहा है, पता नहीं टेंशन से हो रहा है, ये क्या मसला है। तो फिर मैं भी अपना शेयर करना चाह रही थी, डॉक्टर इतनी अच्छी आई नहीं है, तो मैंने नजदीकी हॉस्पिटल में है वहाँ चेकअप भी करवाया, तो उन्होंने मेडिसिन ली थी, वो कहती हैं कि टेंशन से भी होता है और खून गाढ़ा भी हो जाता है। कौन कौन सी उन्होंने दवाइयाँ मुझे खा रही हैं आप? बता टैबलेट दीजिए दी थी, डॉक्टर खून रूबा। पतला करने की। खून पतला करने की। ठीक है। और मुझे नसरीन आप पहले वो बताइए। उनसे पूछ लेती हूँ मैं, क्योंकि वो डॉक्टर आयशा क्योंकि है ही जी, ब्लड जी। पे स्पेशलिस्ट, तो आप प्लीज बताइएगा डॉक्टर आयशा। देखिए, जो मुझे इनके सवाल से समझ आया है, ये कह रही हैं कि ये अनमैरिड हैं एंड शी इज़ अबाउट 30 इयर्स ओल्ड, और इनके मुसलसल जो डेथ्स होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं, और इनकी जो पीरियड्स एंड जो मेंसेस है उसके अंदर इरेगुलरिटीज आई हैं, और अब ये फर्दर जानना चाह रही हैं कि उस सिलसिले में क्या हो। और वहाँ पर डॉक्टर ने इन्हें खून पतला करने की दवा पे डाल दिया है जी। कि टेंशन रही, लेकिन आपका खून गाढ़ा भी है। उन्होंने इस हवाले से डाला है। देखिए 30 साल की उम्र में अगर माहवारी डिस्टर्ब हो रही है, तो डिस्टर्ब में किस तरह से हो रही है? क्या वो बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं? दोनों ही डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ज्यादा माहवारी आना भी डिस्टर्बेंस है के इसमें अकाउंट होती है, और कम आना भी जो है वो ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के अंदर शुमार होता है। अच्छा, खून गाढ़ इसका कोई टेस्ट वेस्ट है जिससे पता चल सकता है एग्जैक्टली क्या? ये नॉर्मल हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एक होती है मिनार्की की एज, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उस दौरान बॉडी हमारी सेट हो रही होती है कि हर बंदा, हर औरत जो है या हर लड़की जो है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वेरी करती है। एक बंदे की जरूरी नहीं है दूसरे बंदे की जितनी हो, और हर बॉडी का वो नॉर्मल होता है, किसी का 5 डेज, किसी का 3 डेज, किसी का 7 डेज। ये उस बॉडी के लिए जो पीरियड्स हर मंथ हैं वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने इनको खून पतला करने की दवा पे डाला है, तो इसका मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं क्लॉट वगैरह हुआ होगा, जिसकी वजह से इनके ब्लड को पतला करने की मेडिकेशंस दी हैं। थैंक यू डॉक्टर आयशा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप साथ ही शामिल हैं। आप सब डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक ऐसा था कि मुझे नहीं लगता कि ये हमारी एक एपिसोड में ख़त्म होगा, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ और कॉल्स जो है जो हमें लेनी थी वो भी हम प्रोग्राम में जो है इतनी नहीं ले पाए, क्योंकि इसके ऊपर मुझे लगता है हमें को 25-30 एपिसोड्स करनी पड़ेंगी, और हम आपको दावत देते रहेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है मारफा कैफ़े से जाहिद भाई। कल की बिरयानी बहुत मज़े की थी। वालेकुम अस्सलाम। आज भी बहुत मज़ेदार है। ये मुगलाई कुजीन में से हमारी है सबसे स्पेशल बेदम जान। बेगम? बेदम। बेदम? हाँ जी, मतलब शाहजहां। इसमें दम नहीं होता? हाँ जी, मुमताज़ महल में ये बनती थी। अच्छा। और मुमताज़ बेगम जो सी ना, ये उसकी रेसिपी है। तो मुमताज़ बेगम से आप कब मिलने जाते थे? बस वो जब मिलने गया था तब को पता था? जी हाँ, बिल्कुल पता था।
एक्चुअली बाज़ार में जौन सी मिलती है वो कभी बादामी और कभी क्रीमी कह देते हैं। बेसिकली ये निकली वहीं से है, मुमताज़ बेगम के महल से ही, और बेदम जान कहते हैं और इसको। ये पक्की रेसिपी है। हाँ जी, ये दही है या क्रीम है ये वाला? ये क्रीम है, और दही और क्रीम में बनती है। काजू बादाम और डाल के दूध में इसको ग्राइंड किया जाता है इसकी ग्रेवी को। देन उसके बाद ये फिर खाने के काबिल होती इसकी है। स्क्रीन पे जो है रेसिपी देख लीजिए, जी। इसको मैं अप्रूव कर रही हूँ। एक बार घर पे आज बनाइए और खाइए। इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। खुशबू भी वैसी जैसे कौरमे की क्रीमी। कल मुलाकात होगी एक नई रेसिपी, एक नए टॉपिक, नए मेहमानों के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खाना खा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।